हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। जीएनएम आयुर्वेदा प्रसूति प्रशिक्षण के अंतर्गत यूनिट 2 का प्रारंभ हो चुका है। पिछले क्लास हम लोगों ने श्रोणी के विषय में कुछ बातें जानी थी। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो श्रोणी या पेल्विक बोन कहाँ होती है, कौन कौन सी हड्डियों के मेल से बनती है, इनमें कौन कौन से लिगामेंट्स होते हैं, इनके स्पाइनस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ये सब पढ़ने के बाद आइए जानते हैं श्रोणी के क्षेत्र क्या क्या होते हैं। श्रोणी प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है वास्तविक श्रोणी या ट्रू पेल्विस और दूसरा है मिथ्या श्रोणी या फॉल्स पेल्विस। आइए हम डायग्राम की ओर चलते हैं। यहाँ आपको पेल्विक रीजन ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा होगा। इसमें जो लाइट ग्रीन पोर्शन है ये आपका फॉल्स पेल्विस या इसको ग्रेटर पेल्विस भी बोला जाता है, और इसके नीचे जो डार्क ग्रीन कलर का पोर्शन आप लोग देख रहे हो वो आपका है ट्रू पेल्विस या इसको लेसर पेल्विस भी बोला जाता है। प्रसूति विज्ञान में फॉल्स पेल्विस या ग्रेटर पेल्विस से ज्यादा महत्व ट्रू पेल्विस या लेसर पेल्विस का होता है। तो आइए इसके एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स जान लेते हैं कि कहां से कहां तक ट्रू पेल्विस होता है और कहां से कहां तक फॉल्स पेल्विस होता है। तो सबसे पहले आता है वास्तविक श्रोणी या ट्रू पेल्विस। वास्तविक श्रोणी द्रोणी के आकार का वह अस्थि निर्मित भाग है जो श्रोणी गुहा या पेल्विक कैविटी की रचना करता है। गर्भस्थ शिशु इसी में से होकर गुजरता है। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। सबसे पहले अंतार श्रोणी पर्यंत यानी इनलेट पेल्विक ब्रिम, दूसरा है गुहा या कैविटी तथा तीसरा है बहिर या आउटलेट। तो आइए हम इस डायग्राम में देख लेते हैं कि क्या बताया गया है। वास्तविक श्रोणी सबसे पहले एक द्रोणी के आकार की होती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का पोर्शन जो है डार्क ग्रीन कलर का, ये द्रोणी के आकार की दिख रही है और ये पेल्विस कैविटी या पेल्विक कैविटी तैयार करती है। इस कैविटी के अंदर से बच्चे का सर गुजर के बाहर नीचे पेल्विक आउटलेट से निकलता है। तो यहाँ पे ये जो ऊपर की लाइन आप देख रहे हैं, ये सीधी लाइन, ये आपकी पेल्विक ब्रिम या इनलेट पेल्विक ब्रिम कही जाती है, क्योंकि इसी में बच्चे का सर आके फंसता है कुछ इस तरह से। और फिर ये बच्चे का सर नीचे की ओर डिसेंड करता है। पेल्विक कैविटी, ये अंदर का भाग जो खोखला भाग है ये पेल्विक कैविटी है, और ये बाहर का द्वार जो आपको दिख रहा है ये आपका पेल्विक आउटलेट है या बहिर है, जिसके अंदर से गुजरते हुए बच्चे का सर बाहर निकलता है कुछ इस तरह से। अब आइए ट्रू पेल्विस के जो मुख्य 3 भाग बताए गए हैं उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लें। सबसे पहले आता है अंतार श्रोणी पर्यंत या इनलेट पेल्विक ब्रिम। सामान्यतया इसकी आकृति अंडाकार होती है। यह पश्च भाग में त्रिक के उत्तुंगों तथा पक्षों प्रोमोन्टरी एंड विंग्स से पार्श्व में शेषांत्र कंकत रेखा यानी इलियोपेक्टिनियल लाइन से और अग्रभाग में जघन संधानक या सिम्फाइसिस प्यूबिस और जघन शिखर यानी प्यूबिक क्रेस्ट से घिरा रहता है। श्रोणी पर्यंत वास्तविक श्रोणी के प्रवेश द्वार को इंगित करता है। डायग्राम में हम इसे बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं। ये पेल्विक बोन को ऊपर से दिखाई गई है, यानी ऊपर से अगर आप पेल्विक बोन को देखें तो पेल्विक इनलेट आपको अंडाकार जैसा दिखेगा, ये ओवल शेप का दिखेगा आपको। ये श्रोणी का पीछे का पोर्शन है या पोस्टीरियर पार्ट है, और ये श्रोणी का आगे का पोर्शन है या एंटीरियर पार्ट है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पीछे के पार्ट में आपका सैक्रल प्रोमोन्टरी और इसके विंग्स, ये जो पंख हैं, ये मिलके आपके पीछे का पार्ट बना रहा है इनलेट का। दोनों पार्श्व में इलियोपेक्टिनियल लाइन, ये लाइन आप देख सकते हैं, इलियम बोन की ये लाइन होती है, इलियोपेक्टिनियल लाइन, ये दोनों इसको पार्श्व के भाग से कवर कर रहे हैं। और एंटीरियरली या सामने की ओर से प्यूबिक क्रेस्ट, ये प्यूबिक क्रेस्ट वाला पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, और बीच में आता है आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस सामने।
तो ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलके एक अंडाकार दरवाजा तैयार कर रहे हैं, जिसके अंदर से बच्चे का सर गुजरकर पेल्विक कैविटी के अंदर जाएगा। इसीलिए इसको पेल्विक कैविटी का प्रवेश द्वार या इनलेट ब्रिम बोला जाता है। इसके बाद नंबर 2 में आती है श्रोणि गुहा या पेल्विक कैविटी। श्रोणि गुहा श्रोणि पर्यंत से बहिर तक चक्राकार रूप में फैली रहती है। जघन के पीछे इसकी अग्रभित्ति लगभग 4.5 सेंटीमीटर और पश्चभित्ति जो त्रिक के वक्र से निर्मित होती है लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। यही गुहा को वक्रता प्रदान करती है। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपका हो गया इनलेट या प्रवेश द्वार जिसे आप बोलते हो, और इसके अंदर से बाहरी द्वार तक, ये नीचे इसका बाह्य द्वार है या बहिर जिसको बोला जाता है, ये अंदर की जो पूरी स्पेस है ये आपकी पेल्विक कैविटी है और ये चक्राकार जैसी होती है। अगर हम इसको साइड से देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी। मान लीजिए ये आपका सैक्रल बोन है, ये आपकी हो गई सैक्रल प्रोमोन्टरी, और सामने ये आपका हो गया प्यूबिक सिम्फाइसिस। इसकी लंबाई कितनी बताई गई है? 4.5 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई कितनी बताई गई है? यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये थोड़ा कर्व्ड होता है। हमने पिछली वीडियो में देखा था सैक्रम थोड़ा सा कर्व्ड बोन होता है, अंदर की तरफ इसमें गड्ढा होता है, तो ये करीबन 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। अब ऊपर यहाँ से यहाँ तक अगर आप ज्वाइन करो तो ये हो जाएगा आपका पेल्विक इनलेट या प्रवेश द्वार, और नीचे अगर आप ज्वाइन करो यहाँ से यहाँ तक तो ये हो जाएगा आपका आउटलेट या बहिर जिसको बोला जाता है। अगर इसी को आप सामने से देखेंगे तो ये पेल्विक कैविटी आपको इस तरह की नजर आएगी। क्योंकि ये आगे से कम लंबा होता है और पीछे से ज्यादा लंबा होता है, इसीलिए पेल्विक कैविटी की जो आकृति है वो वक्राकार होती है, या इसको आप बोल सकते हो कि गोल होती है या टेढ़ी होती है। इसके बाद आता है श्रोणि बहिर या पेल्विक आउटलेट। इसकी आकृति कटे हुए हीरे की आकार की होती है, यानी डायमंड शेप। यह आगे जघन चाप, पार्श्व में आसन गंडकों तथा पीछे त्रिक गुलिका स्नायु और अनुत्रिक से घिरा रहता है। इसे कभी कभी शारीरिक बहिर्द्वार या एनाटॉमिकल आउटलेट भी संज्ञा दी गई है। प्रासविक बहिर या ऑब्स्टेटिकल आउटलेट अस्थि बहिर्द्वार की अपेक्षा कुछ छोटा होता है। ये पीछे त्रिक मेरुदंड स्नायु और त्रिक के निचले किनारे से घिरा रहता है। प्रसव काल में इसका आकार लगभग एक समान रहता है। अनुत्रिक की गतियों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सबसे अधिक संकरा भाग होने के कारण प्रसव की प्रक्रिया में यह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो यहाँ हम इसे डायग्राम में देख सकते हैं, ये पेल्विक बोन को नीचे से दिखाई गई है। ये है आपका कॉक्सिक्स और ये आपकी प्यूबिक सिम्फाइसिस की नीचे वाली लाइन है। तो कॉक्सिक्स से प्यूबिक सिम्फाइसिस के नीचे की बॉर्डर को अगर आप ज्वाइन करें तो ये करीबन 12.5 या 13 सेंटीमीटर के आसपास आएगा, और दोनों साइड से अगर आप इसको मापने की कोशिश करें तो ये 11 सेंटीमीटर के करीब आता है। ये आपकी पेल्विक बोन की पोस्टीरियर या पीछे का साइड है, और ये आपकी पेल्विक बोन की एंटीरियर या आगे का साइड है। तो पीछे से आप देख सकते हैं कि ये अनुत्रिक और यहाँ से जो सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट निकलता है ये उससे घिरी रहती है। दोनों साइड में ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी से घिरी रहती है, और सामने की ओर ये जघन चाप या प्यूबिक आर्क से घिरी रहती है। तो इसे आपका एनाटॉमिकल आउटलेट बताया गया है। और एक आउटलेट बताया गया है जो है ऑब्स्टेटिकल आउटलेट या प्रासविक बहिर। ये एनाटॉमिकल आउटलेट से और थोड़ा छोटा होता है। ये पीछे से सैक्रोस्पाइनल लिगामेंट या त्रिक मेरुदंड स्नायु और सैक्रम या त्रिक से घिरा रहता है। ये ऑब्स्टेटिक आउटलेट पेल्विक कैविटी से बाहर निकलने के लिए सबसे छोटा रास्ता होता है। इसके बाद आइए जानते हैं मिथ्या श्रोणि या फॉल्स पेल्विस के बारे में। मिथ्या श्रोणि की स्थिति श्रोणि पर्यंत के ऊपर श्रोणि शिखा या इलियक क्रेस्ट तक होती है। इसका निर्माण श्रोणि फलक के
पंखों यानी इलियक फोसा तथा त्रिकास्थी के पक्षकों यानी एलाई ऑफ द सैक्रम से मिलकर होती है। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है, ये हड्डी को ऊपर से दिखाया गया है। ये इलियम का जो पंख है और सैक्रम का जो पंख है, इनसे मिलके ये फॉल्स पेल्विस बनता है। यहाँ दूसरे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये आपका इनलेट हो गया। इनलेट के ऊपर का ये जो पोर्शन है, जहां तक आपकी इलियक क्रेस्ट फैली हुई है, ये आपका इलियक क्रेस्ट है। तो यहाँ तक जितना एरिया ये कवर करता है, इस पूरे एरिया को फॉल्स पेल्विस बोला जाता है। तो यहाँ पे आप लोग एक डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पेल्विक इनलेट जो कि सैक्रल प्रोमोन्टोरी से शुरू होता है, यहाँ से नीचे की ओर आपका ट्रू पेल्विस होता है और इसके ऊपर की ओर जहाँ इलियक क्रेस्ट मौजूद है, ये आपका फॉल्स पेल्विस होता है। ये दूसरे डायग्राम में देखिए ऑब्स्टेटिक एक्सिस दिखाई गई है, यानी कैसे ये ट्रू पेल्विस आपकी वक्राकार होती है। तो यहाँ पेल्विक इनलेट में ये बच्चे का सर जब फंस जाता है, उसके बाद ये सर उसका टर्न होके बाहर निकलता है। क्योंकि श्रोणी वक्राकार होती है, तो इसके डायमीटर्स या व्यास के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। इसका जो अग्र पश्चक व्यास या एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर है, आइए देखते हैं वो कैसे मापा जाता है। इसी को वास्तविक संयुग्मी व्यास या ट्रू कॉन्जुगेट भी कहते हैं। यह त्रिकास्थी प्रोतुंग के मध्य बिंदु से जघन संधानक या सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपरी छोर के मध्य बिंदु तक नापा जाता है। इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर के लगभग होती है। तो यहाँ हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, सैक्रल प्रोमोन्टोरी के मिड पॉइंट से शुरू करके प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर के छोर के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो ये आपका ट्रू कॉन्जुगेट कहलाएगा। प्रसव में सहायक संयुग्मी व्यास या ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट की नाप पीछे त्रिकास्थी प्रोतुंग के केंद्र के आगे जघन संधानक के पश्चतल के मध्य रेखा के निकटतम बिंदु तक ली जाती है। यह बिंदु जघन संधानक की ऊर्ध्व सीमा से लगभग 1/4 इंच नीचे होती है। यह नाप लगभग 10 सेंटीमीटर का होता है। तो यहाँ सैक्रल प्रोमोन्टोरी के मिड पॉइंट से शुरू करके प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर के पॉइंट से 1/4 1/4 लेंथ अगर आप नीचे जाओ, तो इस पॉइंट पे अगर आप इसको ज्वाइन करो, ये आपकी 10 सेंटीमीटर के करीब आएगी और इसको ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट बोला जाता है। इसके अलावा एक डायगोनल कॉन्जुगेट भी मौजूद है, जो इसी पॉइंट को यानी सैक्रल प्रोमोन्टोरी के मिड पॉइंट को प्यूबिक सिम्फाइसिस के नीचे के बॉर्डर के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने पर बनता है। ये डायगोनल कॉन्जुगेट 12 सेंटीमीटर का होता है। तो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर के बाद आता है ऑब्लिक डायमीटर या तिर्यक व्यास। इसकी नाप एक त्रिकफलक संधि सैक्रोइलियक जॉइंट से ठीक उसके सामने के कंकताकार शेषांत्र उच्छेद या इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस तक ली जाती है। दक्षिण तिर्यक व्यास को दाहिनी त्रिकफलक संधि से बाएं उच्छेद तक और बाएं त्रिक व्यास को बाईं त्रिकफलक संधि से दाहिने कंकताकार शेषांत्र उच्छेद तक नापा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर की होती है। तो आइए डायग्राम में इसे देख के समझ लेते हैं। ये जो सैक्रोइलियक जॉइंट आपको दिख रहा है, ये सैक्रम इलियम से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको सैक्रोइलियक जॉइंट बोला जाता है। तो यहाँ से शुरू करके ठीक ऑपोजिट साइड में जो इलियोपेक्टिनियल लाइन है, उसमें एक ऊंची जगह होती है जिसको एमिनेंस बोला जाता है। इस एमिनेंस पे अगर आप इसको ज्वाइन करो, तो ये आपकी ऑब्लिक डायमीटर कहलाएगी। इसी तरह दूसरी साइड में भी सैक्रोइलियक जॉइंट से आप शुरू करके लाइन सीधा ऑपोजिट साइड के इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस पे अगर लाके ज्वाइन करो, तो ये भी ऑब्लिक डायमीटर ही कहलाएगी। एक लेफ्ट ऑब्लिक डायमीटर होती है, एक राइट ऑब्लिक डायमीटर होती है। ये दोनों एक ही माप के होते हैं, जो 12 सेंटीमीटर के करीब होती है। इसके बाद आता है ट्रांसवर्स डायमीटर या अनुप्रस्थ व्यास। यह कंकताकार शेषांत्र उच्छेदों और त्रिकास्थी फलक संधि को मिलाने वाली कंकताकार शेषांत्र रेखाओं पर के दूरतम स्थित बिंदुओं की दूरी होती है। यह व्यास भगास्थी की अपेक्षा त्रिकास्थी के अधिक निकट होती है। इसकी नाप 13 सेंटीमीटर होती है।
तो जब ट्रांसवर्स डायमीटर आपको नापना हो तो इलियोपेक्टिनियल लाइन दोनों साइड से आपको देखनी है। ये आपकी इलियोपेक्टिनियल लाइन है, तो ये दोनों साइड से आप देखो और इसके सबसे दूरतम बिंदुओं को आपको ज्वाइन करना है। क्योंकि ये इनलेट अंडाकार होती है इसलिए ये ट्रांसवर्स डायमीटर आपके बीच में नहीं आती, ये थोड़ा पीछे की ओर होती है। यानी ये भगास्ती की अपेक्षा त्रिकास्थी के ज्यादा पास होती है और इसका माप कितना होता है? अराउंड 13 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारी पेल्विक कैविटी में 3 भाग होते हैं, एक आपका होता है इनलेट, दूसरी होती है कैविटी और तीसरा होता है आउटलेट, और तीनों के डायमीटर्स कुछ अलग अलग ही होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग टेबल में देख सकते हैं कि पेल्विक इनलेट या पेल्विक इनलेट ब्रिम की एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर 11 सेंटीमीटर, राइट और लेफ्ट ओब्लिक डायमीटर 12 सेंटीमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर 13 सेंटीमीटर की होती है। वहीं अगर आप पेल्विक कैविटी के अंदर चले जाओ तो कैविटी की डायमीटर हर तरफ से 12 सेंटीमीटर ही होती है। नीचे जो पेल्विक आउटलेट होता है उसमें एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर थोड़ी बढ़ जाती है, यानी ये करीबन 13 सेंटीमीटर की होती है। राइट और लेफ्ट ऑब्लिक डायमीटर वही 12 सेंटीमीटर होती है और ट्रांसवर्स डायमीटर कम हो जाती है, ये 11 सेंटीमीटर के करीब होती है। एक और डायमीटर यहाँ पे बताई गई है सैक्रोकॉटिलॉइड डायमीटर, जो कि सैक्रल प्रोमोन्टोरी से आरंभ करके इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस तक मापी जाती है और ये करीबन 9 सेंटीमीटर की होती है। तो डायमीटर्स के बाद आइए देख लेते हैं श्रोणी के भेद या टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। कॉल्डवेल तथा मोलोय ने अपने अध्ययन में पाया कि स्त्रियों की श्रोणियां चाहे वो संसार में किसी भी भूभाग में रहने वाली क्यों ना हो, 4 प्रकार की पाई जाती हैं। सबसे पहले सामान्य स्त्रीवत श्रोणी या गायनाकॉइड टाइप, जो कि 41.4% स्त्रियों में देखी जाती है। दूसरा है पुरुषाभ या पुंगवत श्रोणी, जिसको एंड्रॉयड टाइप बोला जाता है, ये 32.5% स्त्रियों में देखने को मिलती है। तीसरा है सपाट श्रोणी या प्लैटीपेलॉइड टाइप, जो 26% स्त्रियों में देखने को मिलती है। और चौथा है वानराम श्रोणी या एंथ्रोपॉइड टाइप, जो 23.5% स्त्रियों में देखने को मिलती है। इनमें से अंतिम 3 श्रोणियां संकुचित श्रोणियों या कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के वर्ग में आती है। तो सबसे पहले वाली ये जो श्रोणी है गायनाकॉइड टाइप, ये नॉर्मल पेल्विस होती है या नॉर्मल टाइप होती है, और बाकी की ये जो 3 श्रोणियां बताई गई हैं ये नॉर्मल नहीं होती हैं, ये संकुचित श्रोणियों में आती हैं। इसको पढ़ने का मतलब ये है कि गायनाकॉइड जो टाइप रहता है श्रोणी का, उसमें से नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी बच्चे की आसानी से हो सकती है और बाकी जो टाइप्स होते हैं उसमें नॉर्मल डिलीवरी होना काफी मुश्किल होता है। तो आइए इन चारों प्रकारों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जान ले। अभी तक जो हम डायमीटर्स या जो टाइप्स हम लोग पढ़ रहे थे वो गायनाकॉइड टाइप में आता है, जो कि नॉर्मल होता है और इसका पेल्विक इनलेट अंडाकार जैसा होता है। इसकी कैविटी का व्यास ऊपर से नीचे तक एक ही माप का होता है। यहाँ नीचे भी आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये ऊपर जितनी माप का है नीचे भी उतनी ही माप का है। दूसरी वैरायटी जो आती है वो है एंथ्रोपॉइड वैरायटी, जो कि सामने से पीछे की ओर अंडाकार जैसी आकृति होती है। दोनों साइड से इसकी डायमीटर बहुत ही कम होती है। तो यहाँ नीचे हम डायग्राम में देख सकते हैं इसकी एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर काफी लंबी है, लेकिन इसकी जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो बहुत छोटी है। तीसरी वैरायटी आती है एंड्रॉयड टाइप, जो कि नॉर्मली मेल्स में पाई जाती है। ये श्रोणी कैसी होती है? इसकी इनलेट कुछ हार्ट शेप की होती है और ये इनलेट की जगह ज्यादा चौड़ी होती है और आउटलेट की जगह कम चौड़ी होती है। यहाँ भी आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, ऊपर से ये ज्यादा चौड़ी है और नीचे से ये कम चौड़ी है। उसके बाद जो फोर्थ वैरायटी आती है वो है प्लैटीपेलॉइड टाइप। ये दोनों साइड से अंडाकार होती है और एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर इसकी बहुत कम होती है। यहाँ नीचे डायग्राम में आप देख सकते हैं इसकी इनलेट जो है या जो प्रवेश द्वार है उसका डायमीटर कम है और आउटलेट का डायमीटर काफी ज्यादा है। यहाँ भी आप नीचे देख सकते हैं इसमें आउटलेट की डायमीटर बहुत ही ज्यादा है। तो इन श्रोणियों में क्या दिक्कत होगी नॉर्मल डिलीवरी में? जब बच्चे का सर एंथ्रोपॉइड टाइप में
आने की कोशिश करेगा तो वो साइड से उसको जगह ही नहीं मिलेगी अंदर जाने के लिए। एंड्रॉइड श्रोणी में क्या होगा, ये अंदर अगर चला भी गया तो इसको बाहर निकलने की जगह नहीं मिलेगी। और प्लैटीपेलॉइड श्रोणी में क्या होगा, इसकी प्रवेश द्वार वैसी ही छोटी है तो ये बच्चे का सर इसमें अंदर जा ही नहीं पाएगा। इनमें मिश्रित प्रकार की श्रोणियां भी हो सकती हैं, यथा पुंग स्त्रीवत, जिसमें अग्र श्रोणी स्त्रीवत और पश्च श्रोणी पुंगवत होती है। इनके अतिरिक्त और भी जन्मजात विकृतियां तथा अर्जित दोषों यथा श्रोणी अस्थियों, मेरुदंड, कूल्हे अथवा पैर की हड्डियों में उत्पन्न होने वाले रोग के कारण श्रोणियां दोषपूर्ण हो सकती हैं। हमारे देश में संकुचित श्रोणियों के प्राय निम्न प्रकार उपलब्ध होते हैं। एक सामान्य संकुचित श्रोणी, दूसरा पुंगवत छोटी श्रोणी, तीसरा छोटी सरल चिपटी श्रोणी, चौथा चिमनी के आकार की श्रोणी, पांचवा अस्थि मृदुता युक्त श्रोणी तथा छठा रिकेटी श्रोणी। नीचे की ये जो 2 श्रोणियां बताई गई हैं, ये कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और ऊपर की ये जो श्रोणियां बताई गई हैं, ये या तो जन्मजात विकृति के कारण हो सकता है या अर्जित दोषों के द्वारा उत्पन्न रोगों के कारण ये हो सकता है। तो अभी तक जो हम टाइप्स पढ़ रहे थे उसमें हम स्त्रीवत, पुंगवत बार बार बोल रहे थे। आइए जान लेते हैं स्त्री एवं पुरुष की श्रोणी में अंतर क्या होता है। स्त्री और पुरुष की श्रोणियों की रचना प्रकृति ने भिन्न भिन्न उद्देश्यों से की है। स्त्री की श्रोणी में मलाशय एवं मूत्राशय के अतिरिक्त उसके उत्पादक अंग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं। प्रसव की प्रक्रिया में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसीलिए वह पुरुष की श्रोणी की अपेक्षा विस्तृत, चौड़ी और अपेक्षाकृत कम गहरी होती है। उसका अंतर्गर्भ या प्रवेश द्वार गोल और बड़ा होता है, जघन चाप चौड़ी होती है और अनुत्रिक में गति की क्षमता होती है। पुरुष की श्रोणी स्त्री की श्रोणी की तुलना में लंबी और तंग होती है। अंतर्गर्भ अपेक्षाकृत छोटा होता है, अस्थियां अधिक दृढ़ होती हैं और पेशियों के जुड़ने के स्थल उभरे हुए होते हैं। तो यहाँ हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि मेल और फीमेल पेल्विस में क्या अंतर है। फीमेल पेल्विस में ये जो इनलेट या प्रवेश द्वार है ये मेल पेल्विस से ज्यादा चौड़ा होता है। इसकी प्यूबिक आर्क भी मेल पेल्विस से ज्यादा वाइड या ज्यादा चौड़ी होती है। मेल पेल्विस की सारी हड्डियां बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और इसमें जो ये ट्यूबरोसिटीज हैं या स्पाइन्स हैं ये सारी बहुत ज्यादा निकली हुई होती हैं। लेकिन फीमेल पेल्विस में ऐसा नहीं है। फीमेल पेल्विस में ये जितने भी प्रोमिनेंसेस होते हैं या उभार होते हैं ये थोड़े कम होते हैं और फीमेल पेल्विस काफी फ्लेक्सिबल होता है। जन्म के वक्त भी जैसा हमने डिस्कस किया था कि कॉक्सिक्स की मूवमेंट पीछे की तरफ हो जाती है जिससे बच्चे के सर को बाहर निकलने में और ज्यादा जगह मिल जाती है। लेकिन मेल पेल्विस में ऐसा नहीं होता। मेल पेल्विस में कॉक्सिक्स की मूवमेंट नहीं हो पाती है। ईश्वर की ये एक बहुत अद्भुत रचना है कि कैसे एक स्त्री के गर्भ में एक छोटे से बच्चे की स्थापना होती है, वो उसमें बढ़ता है, फिर कैसे वो पेल्विक कैविटी से बाहर भी निकलता है। वैसे मेरे पास आपको दिखाने के लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप इसको देखिए और ईश्वर के चमत्कार को अनुभव कीजिए। तो देखा आपने बच्चे की डिलीवरी कैसे होती है, कैसे वो घूम घूम के बाहर निकल रहा है। वैसे डिलीवरी के बारे में हम आगे की क्लासेस में तो पढ़ेंगे ही, फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने को बिल्कुल मत भूलिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।